हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। कल आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का मेन थ्योरी पेपर हुआ होगा सीएसवीटीयू के यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगा कि कल का जो क्वेश्चन पेपर था उसके कौन कौन से सही आंसर हैं एमसीक्यूज के, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उनको आप कैसे डील किए हुए होंगे। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का सीएसवीटीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली है, लेकिन अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बच्चे हों आपको इससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न लगभग एक जैसा होगा। हमारा यहाँ का जो पैटर्न है उसमें से पहला सेक्शन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आपका आया था ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वायरस। देखिए यहाँ पे कई बार ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ होता है, तो क्वेश्चन में पहले जो चीज डिटरमाइनिंग है उसको आप जरा ध्यान से अंडरलाइन कर लो। ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, किसके रिगार्डिंग? वायरस के रिगार्डिंग। तो बेसिक आपको पता होगा क्या क्या ऑप्शन है। इट हैज डीएनए ओनली, it has RNA only, it has both DNA and RNA, it has either DNA or RNA, never both। इसका क्या आंसर होगा? क्या ये पहला पॉइंट सही है, इट हैज़ डीएनए ओनली? क्या केवल वायरस के पास डीएनए ही होता है? क्या आरएनए टाइप के कोई वायरस नहीं पाए जाते? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जब पहला ऑप्शन गलत हो गया दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। और तीसरा, डीएनए और आरएनए एक साथ, बोथ एक साथ तो कभी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है, इट हैज़ आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन है आपका ग्राम स्टेनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। ये दो क्वेश्चन था, लेकिन दो क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मिला दिया गया। दो क्वेश्चन में से क्या था? पहला क्वेश्चन बनता ग्राम स्टेनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पे नाम दे दिया जाना चाहिए था, और ये दे दिया जाना चाहिए था कि ग्राम स्टेनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय सर क्रिश्चियन ग्राम इन विच ईयर। तो दो क्वेश्चन का एक ही साथ आंसर बन दिया। तो ग्राम स्टेनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो तय है कि ग्राम स्टेनिंग डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ईयर दिया गया है, और मैंने जैसे बच्चों को भी समझाया था, ईयर में हमेशा फ्लक्चुएट करके घुमा दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। तो राइट आंसर, ये तो चूंकि याद करने वाला है, तो राइट आंसर है 1884। नाम तो आपको पता ही है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का तीसरा क्वेश्चन, व्हेन बैक्टीरिया अकर्स एज ए सिंगल मोर और लेस स्फेरिकल इन शेप इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आंसर अपने आप है। व्हेन बैक्टीरिया अकर्स एज ए सिंगल, तो सबसे पहला डिटरमाइनिंग क्वेश्चन का पॉइंट है सिंगल। दूसरा है मोर और लेस स्फेरिकल। मोर और लेस का कोई मतलब नहीं है भैया, थोड़ा हो या थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन हो कैसा? स्फेरिकल हो। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछा कि एक ऐसा सिंगल बैक्टीरिया जो कि स्फेरिकल शेप में हो, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है माइक्रोकोकी, दूसरा है डिप्लोकोकी, और ऑप्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखें तो वह स्ट्रेप्टोकोकी, और चौथा है स्टेफाइलोकोकी। देखिए, अगर कोकी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह के स्फेरिकल शेप में, माइक्रो का मतलब होता है सिंगल, तो अगर ये एक सिंगल में हो तो इसे हम कहते हैं माइक्रोकोकी। डिप्लोकोकी ये हो जाता है डबल में। और आगे तीसरा ऑप्शन देखो स्ट्रेप्टो में, तो ये स्ट्रेप्टो में क्या होता है? ये चैन के फॉर्मेट में होने लगता है। तो आपका क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया कि आपका जब पहला ऑप्शन दिया है सिंगल, और सिंगल तो यही है, मैंने कहा इसलिए डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा माइक्रोकोकी, यानी कि राइट ऑप्शन इज ए। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। व्हेन द फ्लैजिला आर फाउंड ऑन एंटायर बॉडी ऑफ द बैक्टीरियम इज कॉल्ड। क्या चीज पूछ रहा है? कौन सा पाया जाएगा? फ्लैजिला। कहाँ पाया जाएगा? एंटायर बॉडी। तो ये जो पॉइंट है एंटायर वाला, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के हिसाब से डिटरमाइन होगा। ए ट्राइकस ऑप्शन दिया है। अब आपको मैं दिखाता हूं, ये आपका बैक्टीरिया है, और अगर इसके किसी भी तरफ कोई भी फ्लैजिला नहीं हो तो इसे हम कहेंगे ए ट्राइकस। अब मोनोट्राइकस मतलब अगर इसी बैक्टीरिया के, इसी डायग्राम से बना देता हूं, इसको मैं हटा देता पहले वाले को, अगर इस बैक्टीरिया के किसी भी एक तरफ फ्लैजिला हो तो इसे कहेंगे मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब तो एक ही होता है। और दूसरा है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब होता है एम्फीबियन। सुना है आपने? एम्फीबियन मतलब हिंदी में बोलते हैं उभयचर, यानी कि जो जल में भी रहता है, जो थल में भी रहता है, दोनों मतलब उभय। उभय मतलब एम्फी। तो अगर का फ्लैजिला दोनों तरफ
तरफ हो तो उसे एम्फीट्रैकस कहेंगे, और एंटायर बॉडी में होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरीट्रैकस कहेंगे। तो ये रहा आपका बैक्टीरिया, और एंटायर बॉडी में फ्लैजिला पाया जाएगा। तो क्वेश्चन में तो ये पूछा है एंटायर बॉडी में, तो राइट आंसर होगा आपका पेरीट्राइकस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल इन विच देयर इज एक्चुअल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल इज सीन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़िएगा, अ फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल, फेज इन विच देयर इज एक्चुअल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज सीन। अब देखिए बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होता है अगर मैं आपको रफ डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आपका ग्रोथ साइकिल को हम बना सकते हैं। ये आपका होता है शुरू का फेज जिसे हम लैग फेज बोलते हैं, ये होता है लॉग फेज, ये होता है स्टेशनरी फेज, और ये होता है डिक्लाइनिंग फेज। तो इस पूरे फेज में आप देखोगे तो ये जो फेज है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यही एक फेज है, दिस इज द फेज जहां पे बैक्टीरिया का एक्चुअल ग्रोथ होता है, क्योंकि यहां पे बैक्टीरिया बाइनरी मैनर में ग्रो करते हैं, 1 से 2, फिर इस 1 का 2, फिर इस 1 का 2, और इनका फिर से आगे इस तरीके से मूवमेंट ग्रोथ होता रहता है। तो असल में जो ग्रोथ होता है वो इसी फेज में होता है। तो लैग फेज तो ये वाला हो गया, यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लॉग फेज जो अभी बताया वो एक मेन आंसर है। स्टेशनरी मतलब जो कांस्टेंट होता है, और डिक्लाइन मतलब जो नीचे जाता है। तो आसानी से समझना है तो गलत आंसर को हटा दो। व्हेन एक्चुअल ग्रोथ इज सीन, डिक्लाइनिंग फेज में क्या ग्रोथ सीन होगा? डिक्लाइनिंग का तो मतलब ही है जो कम हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। स्टेशनरी का मतलब है कांस्टेंट, ये तो होगा नहीं। कंफ्यूज हो रहे होगे अगर तो लैग में और लॉग में, जबकि लॉग का एग्जैक्ट मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो यही है वो फेज जहां पे बैक्टीरिया एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन करता है। तो राइट आंसर इज बी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अ बैक्टीरियल वायरस इज कॉल्ड। यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये वायरस के अंदर का टॉपिक है। अ बैक्टीरियल वायरस, अ वायरस विच ईट बैक्टीरिया। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते थे, ज्यादा अच्छा होता कि अ वायरस विच डेवलप और ग्रोथ इन द बैक्टीरिया और यूज द बैक्टीरिया फॉर देयर ग्रोथ, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता। सो अ बैक्टीरियल वायरस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, प्रोटोजोअल वायरस, आगे के ऑप्शन दिखा दूं फिर वापस आऊंगा। उसके बाद है आपका माइकोप्लाज्मल वायरस या नन ऑफ द एबव। भाई सिंपल सा है, बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बैक्टीरियो, और फेज यानी कि फैगिया जो होता है खाना, तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इंगल्फ कर देता है वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज। तो राइट आंसर इज फर्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टरलाइजेशन। क्या पूछा है? ट्रू ट्रू ट्रू, ये वाला लाइन जरूर अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट आपके आंसर को जस्टिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। पहला किसके बारे में? स्टरलाइजेशन के बारे में। सो स्टरलाइजेशन का डेफिनेशन मैं आपको बता दूं पहले तो। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस, it is an absolute process in which there is a complete removal of microorganism including its spore। यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%। तो ऑप्शन में क्या क्या देखिए, इट इज एन एब्सोल्यूट, यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड भी यूज किया, विच किल द 100% ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। दूसरा, इट्स अ जनरल टर्म विच किल अबाउट 80% ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम कंप्लीटली और ऑल ऑफ द एबव। ये ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, और स्टरलाइजेशन का भी 80% तो होता नहीं, और इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, ये तो बैक्टीरियोस्टैटिक की बात हो गई। तो ये तीनों ऑप्शन नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो गलत है। राइट आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें इंक्लूड हैं, एब्सोल्यूट भी इंक्लूड है और 100% भी इंक्लूड है। तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे पूछते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड स्टरलाइजेशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कोल्ड का, जहां पे बहुत ज्यादा हीट यूज नहीं होती है? ये हीट यूज नहीं होती, इसका मतलब है यहाँ पे हीट एक मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। प्रोसेस के समय अगर हीट जनरेट हो रहा है तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस में हीट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। ऑप्शन है हॉट एयर ओवन, दूसरा है ऑटोक्लेव, तीसरा इंसिनरेशन, और चौथा है रेडिएशन। देखिए कोल्ड बोला है यानी कि हीट नहीं इन्वॉल्व होती, तो हॉट एयर ओवन तो पूरा भट्टी है, उसमें कैसे हीट इन्वॉल्व नहीं होगी? ये गलत ऑप्शन है। ऑटोक्लेव में तो पूरा टेम्परेचर नहीं बट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर किससे बनता है? टेम्परेचर से बनता है, तो यहाँ भी हीट हो रही है। इंसिनरेशन का तो मतलब ही होता है पूरा जला के राख कर दो, तो इसमें हीट कैसे इन्वॉल्व नहीं होगी? बचा रेडिएशन, इसमें डायरेक्टली हीट इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये है आपका राइट आंसर डी। आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, Which of the following is example of chemical sterilization? कौन सा स्टरलाइजेशन? केमिकल स्टरलाइजेशन। फिजिकल, केमिकल आपने पढ़ा है, तो केमिकल जिसमें हम केमिकल यूज करते हैं। ऑप्शन दिया इथिलीन ऑक्साइड, यस इट्स अ केमिकल। ओजोन, या इट्स ऑल्सो अ केमिकल। फॉर्मेल्डिहाइड, या इट्स ऑल्सो केमिकल। और ये तीनों केमिकल होने के साथ साथ तीनों यूज होते हैं, तो तीनों सही आंसर है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट विच ऑफ दिस इज यूज एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड का मतलब होता है किससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो पैरासीटामॉल की बात करते हैं, आपको समझ में तो नहीं आएगा मैक्रो वाले बच्चों, फिर भी एग्जांपल देता हूं। पैरासीटामॉल हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। पैरासीटामॉल बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक ड्रग है, बुखार को कम करने वाला। और आपने किसी पत्ती से, कोई प्लांट से कोई एक्सट्रैक्ट निकाला और उसके अंदर भी आप बोलते हो कि फीवर को कम करने की प्रॉपर्टी है, तो इसको इससे हम कंपेयर करेंगे। अब यहां पे कितना तुलनात्मक रूप से इफेक्टिव है वो हम चेक करेंगे, यानी कि तुलना करने वाला जिससे हम तुलना करते हैं वो स्टैंडर्ड कहलाता है। तो यहां पे आपका जो स्टैंडर्ड है, क्या क्या ऑप्शन है, अल्कोहल, फिनॉल, इथिलीन ऑक्साइड या ओजोन। तो राइट आंसर यहां पे होगा आपका फिनॉल। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियल वॉर्कल टेस्ट, जिसे हम RW टेस्ट भी कहते हैं, इज यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक्स, बोथ A and C। देखिए पहले इसको क्लियर कर लिए, बोथ A and C, यानी कि A एंटीसेप्टिक और C एंटीबायोटिक, ये दोनों का नहीं होता है यूज। अक्सर आप देखते हो बोथ, तो आप टिक मार देते हो, जबकि ये गलत है। राइट आंसर इज डिसइंफेक्टेंट, और इसके लिए हम फिनॉल कैसे स्टैंडर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबियल असे ऑफ एंटीबायोटिक इज डन बाय। माइक्रोबियल असे ऑफ एंटीबायोटिक इज डन बाय मतलब कौन कौन से मेथड है। पहला है कप प्लेट मेथड, दूसरा है डिस्क डिफ्यूजन मेथड, तीसरा है आपका वॉल मेथड, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। कप प्लेट मेथड भी होता है, डिस्क प्लेट मेथड भी होता है, और वॉल मेथड भी होता है। तो राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। इनके बारे में डिटेल वीडियोस एनिमेशन के फॉर्म में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ था। कप प्लेट मेथड में क्या होता है, ये आपका पेट्री डिश है, इसमें पूरा मीडिया भरा हुआ होता है, तो दिस इज मीडिया। यहाँ पे हम एक छोटा सा खांचा बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, इसमें अपने एंटीबायोटिक को लगा देते हैं। ये एंटीबायोटिक डिफ्यूज होता है, तो जितने दूर तक वो जाएगा वो उसका जोन ऑफ इनहिबिशन कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ इनहिबिशन, ठीक है, ये कहलाता है। डिस्क डिफ्यूजन में यही प्रोसेस है, बस गड्ढा नहीं करते, हम डिस्क को लगा देते हैं, तो जिसके अंदर जो एंटीबायोटिक आपका सोक किया हुआ है वो डिफ्यूज होता है। वॉल मतलब गड्ढा, वो भी उसी मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कप प्लेट मेथड का ही दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOD इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाटर सैंपल, वेयर BOD मीन्स, BOD का फुल फॉर्म क्या है। हालांकि ये पुराने सिलेबस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पार्ट टच करता है स्पॉइलेज में। BOD का ए तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। BOD इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर सैंपल, जो कि डिसाइड होता है कि उस वाटर में कितने माइक्रोजम हैं और वो कितने माइक्रोजम कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो असल में हम माइक्रोजम को नहीं बल्कि ऑक्सीजन को डिटरमाइन करते हैं, और उसी के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि माइक्रोजम कितना प्रेजेंट है। तो राइट ऑप्शन फॉर द करेक्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। Biological oxygen demand is right answer. Biological organic matter demand is not right. Bacterial organization as per their demand, ये भी गलत है। Biochemical oxygen demand, ये भी गलत है। ये आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसका अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था, जिसके थ्रू ही आपका बायोजेनेसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गलत साबित हुआ, बायोजेनेसिस सही साबित हुआ, जिसे हम स्पॉन्टेनियस जेनेसिस ऑफ लाइफ का प्रैक्टिकल कहते हैं। ये पास्चर जी के द्वारा दिया गया था, लुइस पास्चर जी के द्वारा दिया गया था। टू डिस्प्रूव, ये देखिए, प्रूव नहीं, डिस्प्रूव क्या को, स्पॉन्टेनियस जेनेसिस ऑफ लाइफ को, बायोजेनेसिस को, बोथ A and B को, या नन ऑफ द एबव को। दोनों का मतलब एक ही है। स्पॉन्टेनियस जेनेसिस ऑफ लाइफ मतलब खुद से खुद की लाइफ जनरेट होती है, ये गलत है। बायोजेनेसिस मतलब बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ अपने आप जनरेट हो जाती है, विदाउट हैविंग एनी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, अ न्यू ऑर्गेनिज्म मे बी प्रोड्यूस, जो कि गलत है। तो दोनों गलत है, और दोनों गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा है, बोथ A and C। तो राइट आंसर इज C। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्टिव पार्ट इनमें से कौन सा है। पहला पीली, दूसरा फ्लैजिला, तीसरा ऑप्शन साइटोप्लाज्म, चौथा ऑप्शन बोथ A and B। मैंने फिर से कहूंगा कि जब कभी भी आप देखते हो बोथ या ऑल ऑफ द एबव, आपका दिमाग घूम जाता है कि यही तो नहीं है। तो नहीं, अक्सर ये नहीं होता, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। और यहां पे राइट आंसर कौन सा होगा वो खुद ही देख लो। ये जो फ्लैजिला है वो बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि पीली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर है ए, पीली। यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म आपको तो खुद ही पता है, वो साइटोप्लाज्म तो किसी रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है, वो सेल का एक कंपोनेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वायरस कैन बी ग्रोन बेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया। बेस्ट
बेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, कंफ्यूजिंग टर्म ऐड किया गया है। वायरस केवल और केवल किस पे ग्रोथ होता है? अगार मीडिया पे? नहीं, वायरस आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रोथ नहीं होता, उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। दूसरा है न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, एक ही बात है, ये भी आर्टिफिशियल मीडिया, दोनों में भी नहीं होगा। इनरिच्ड मीडिया इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मीडिया, तो ऊपर के 3 तो गलत हो गए। राइट ऑप्शन है लिविंग सेल एज अ होस्ट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो अंडा जिसमें हम चिक सेल को अंडरग्रो कराते हैं, तो वो आपका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है एजेंट विच किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म कंप्लीटली इज कॉल्ड। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला तो किल और दूसरा कंप्लीटली। तो ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करता है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियसिडल, बैक्टीरियो क्रैपिंग या ऑल ऑफ द एबव। फिर से कहूंगा ऑल ऑफ द एबव, तो पहले ही बता दूं कि राइट आंसर नहीं है। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक लगा है, इसका मतलब है जो बैक्टीरिया ग्रोथ को स्टैग्नेंट करके रख देता है, रोक के रख देता है इतने तक, वो कहीं सही आंसर नहीं है। दूसरा बैक्टीरियसिडल, सिडल मतलब किल करने वाला, तो ये हमारा सही आंसर है, राइट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ मॉर्डेंट इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। मॉर्डेंट मतलब फिक्सेशन करने वाला, और मॉर्डेंट का सीधा सीधा एग्जैक्ट आंसर है ग्राम आयोडीन, इसी को हम मॉर्डेंट बोलते हैं। राइट आंसर इज ए। इथाइल अल्कोहल तो आपका डी कलराइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। अगला ऑप्शन था मेथिलीन ब्लू, ये तो आपका स्टेनिंग कलर के यूज होता है। क्रिस्टल वायलेट ये भी स्टेनिंग के लिए यूज होता है, तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट वायरस टू बी रिकॉग्नाइज एज अ फिल्टरेबल एंड वाज प्लांट पैथोजन, सॉरी एक्चुअली प्लांट नहीं है, दैट शुड बी अ प्लांट पैथोजन। ये क्या सही आंसर है? टोबैको मोजाइक वायरस, बैक्टीरियोफेज, फिल्टरेबल एनिमल येलो वायरस या एक्टिनो वायरस। राइट आंसर इज टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, आपने पता नहीं पूछा कि नहीं, ये क्वेश्चन प्लांट नहीं है, प्लांट होना चाहिए था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मैंने ये बोला था। तो प्रोकैरियोट मतलब जो पहले डेवलप हुए, प्रो यानी कि पहले, और कोई भी चीज़ अगर पहले होती है तो फुली एडवांस नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर इज एब्सेंट, स्मॉलर इन राइबोसोम, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल्स या ऑल ऑफ द एबव। ये जो सारे पॉइंट हैं वो जस्टिफाई करते हैं, यानी कि पहले की चीज़ों को बताते हैं सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और जब सभी सही हैं तो ये सही है। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। ये पूरा एमसीक्यूज हमने कवर कर दिया 20 का 20। अब आते हैं सेक्शन बी पे, यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर बताऊंगा नहीं, डिस्कस भी ज़्यादा नहीं करूंगा, छोटा छोटा करूंगा कि क्या करना चाहिए था आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनी टू। कितने नंबर का है क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़िए, 5 नंबर का। तो कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं? पहले आपको डिफाइन करना चाहिए था व्हाट इज माइक्रोस्कोप, फिर टाइप्स के नाम लिखने थे, सिंपल, कंपाउंड, फेस कंट्रास्ट, डार्क लाइट, आपका इल्यूमिनेशन, आपका पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी सेम और टेम, ये आपको लिखना था। अब उसमें से 2 का जो भी आपको लगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देना था। अगर आप दिमाग लगा लें तो सिंपल और कंपाउंड बहुत सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है जो कि बहुत ईजी है, तो दोनों को एडवांटेज डिसएडवांटेज के रूप में कंपेयर करके बता देना चाहिए था, यह आसानी से आपका हो जाता। और हाँ, डायग्राम जरूर बनाना चाहिए था। मेरे कॉलेज के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता चल चुका होगा कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। दैट शुड बी अ डायग्राम इन योर आंसर। उसके बाद है राइट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्पेशल रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस। तो माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन सबसे पहला यूनिट है फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, वैक्सीन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, सब जगह ये काम आता है। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। फिर से कहूँगा विद डायग्राम। डायग्राम कहाँ से बनेगा भैया? एग्रीकल्चर में जाओगे तो जो लेग्यूम पौधे हैं इनके जड़ों में तो पाया जाता है ना राइजोबियम, ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तो आपको बताना चाहिए था, लिखा होगा आई होप। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। क्लियर कट कर दिया, किस्मत अच्छी थी, मॉर्फोलॉजी पूछा, यानी कि उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे। डायग्राम इज डिजायरेबल, यहाँ पे तो मस्ट बोलना चाहिए सबको, डिजायरेबल मतलब चाहिए। कैसा कैसा बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी होता है? ये आपका ओवल शेप, रॉड शेप, ये आपका स्टार शेप, ये आपका टेट्राहेड्रल शेप, ये आपका स्पायरल शेप, ये सब क्लासिफिकेशन है ना, ये सब आपको बताना चाहिए था। अब आप बताए हो कि नहीं बताए हो, आपका रिजल्ट बता देगा। उसके बाद अगला है डिफाइन स्टेनिंग। डिफाइन स्टेनिंग, सबसे पहले डिफाइन क्लासिफाइड डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स।
तो यहाँ पे आपको सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग के अंदर आपका पॉजिटिव स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, डिफरेंशियल में आपका ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग में भी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एसिड फास्ट में भी एसिड फास्ट, नॉन एसिड फास्ट, ये क्लासिफाई करना था। अब ग्राम स्टेनिंग को डिटेल से समझाना चाहिए था विद द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है। व्हाट इज सेल कल्चर, सेल कल्चर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या क्या सेल कल्चर में है, वो आपको एक्सप्लेन करना था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल, जो कि ऑलरेडी एमसीक्यूज में पूछ चुका है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल क्या होता है, ये अगर हम बात करें कर्व की, इस तरीके से कर्व बनेगा। तो जब बैक्टीरिया को आप ट्रांसफर करते हो ना शुरू के फेज में, तो वो वहां पे अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये जो फेज कहलाता है लैग फेज कहलाता है, ठीक है। इसके बाद वो ग्रो करने लगता है, खूब ग्रो करता है। इसको 2 नंबर का फेज बोलते हैं, या तो इसे लॉग LOG बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। यही असली ग्रोथ फेज होता है। इसके बाद वो कांस्टेंट हो जाते हैं, ना कोई ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं ना मरते हैं, इसलिए ये तीसरा स्टेशनरी कहलाता है। और फाइनली न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से ये डेड होने लगता है, तो 4 फेज जो है डिक्लाइनिंग फेज कहलाता है। तो ये 4 फेज बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्पॉइलेज एंड देयर कॉजेस। आपके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट या कोई भी और अदर प्रोडक्ट, वो कैसे स्पॉइल होते हैं, कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जिनको स्पॉइल करता है। तो पैक साइज, कंटेनर साइज, पैकेजिंग, टेम्परेचर, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन कौन से 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, वो आपको एक्सप्लेन करना था। लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऐसा किसी भी साइंटिस्ट का जो आपको याद हो, वो 2 का आप एक्सप्लेन कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन स्टेरिलिटी टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कैसे स्टेरिलिटी टेस्टिंग टेस्ट करोगे, वो भी बताया था मैंने आपको। फिल्ट्रेशन मेथड से हम फिल्टर पेपर की मदद से करेंगे, इसको फिर ग्रो कराएंगे कल्चर मीडिया में, एब्सेंस और प्रेजेंस को चेक करेंगे, ये तरीका था। नेक्स्ट सेक्शन है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यहां पे तो डायग्राम नहीं बनाया, मतलब आपने खो दिया, क्योंकि 2 अटेंड करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। डिफाइन स्टरलाइजेशन, डिफाइन करिए स्टरलाइजेशन को, क्लासिफाई करिए डिफरेंट स्टरलाइजेशन मेथड को, ड्राई हीट को और अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करिए, डायग्राम बनाइए, एडवांटेज लिखिए, डिसएडवांटेज लिखिए, नंबर तोड़ते जाओ, क्वेश्चन निकल करके आते जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोबियल असे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके कई अलग टेक्निक्स हैं, कौन कौन सा टेक्निक है एक्सप्लेन करिए, कप प्लेट मेथड को एम्फेसाइज करिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसइंफेक्शन, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन, पार्टिकल साइज, साइज ऑफ सैंपल, कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ये सब चीज़ एक्सप्लेन करना था आपको। और खास करके रेडियल मार्कर, RW जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर जो कल के एग्जाम में आया था। कल का एग्जाम मतलब अब आप कौन से डेट में देख रहे होगे मुझे नहीं पता, बट 22 फरवरी 2024 के CSVTU बी फार्मेसी 3rd सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 2 चीज़ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।